नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी का समापन। डिस्कशन के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी होंगे टॉपिक में, जिससे इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप होता क्या है कंपनी का। यह एक लीगल प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत एक कंपनी का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। जैसे कंपनी जब बनाई जाती है तो एक लीगल प्रोसेस के माध्यम से बनती है, ठीक उसी तरीके से कंपनी का समापन भी एक लीगल प्रोसेस के माध्यम से ही होता है। लिक्विडेशन जब होता है तो कंपनी का जो अफेयर्स होते हैं, कंपनी के जो मामले होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ पे जो रजिस्टर होता है उसमें से हटा दिया जाता है। ये फैक्ट मतलब इस बात की सूचना ऑफिशियल गजट में भी जारी की जाती है। डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है टेक्निकली कि लिक्विडेशन का लास्ट स्टेप। लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप की जो पूरी प्रोसेस होती है उसका जो लास्ट स्टेप होता है जब कंपनी समाप्त हो जाती है, उस सिचुएशन को कहा जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी डिसॉल्यूशन मतलब अब कंपनी नहीं रही, कंपनी लिक्विडेशन मतलब समापन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जिसमें कई स्टेप होते हैं और उसमें लास्ट स्टेप होता है डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप की यानी कि कंपनी के समापन की पूरी प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के तहत क्या क्या होता है। उस प्रक्रिया के तहत जो एसेट्स होती हैं कंपनी की वो बेची जाती हैं, उनसे अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। कंपनी के जो डेट होते हैं, ऋण होते हैं, उनकी पेमेंट की जाती है और जो पेमेंट की जाती है वो उस अमाउंट से की जाती है जो अमाउंट कंपनी के पास या तो अवेलेबल होती है उस समय पे, या कंपनी की एसेट को सेल करके प्राप्त होती है, या अन्य किसी तरीके से कंपनी को समय जो भी अमाउंट मिलती है उस सबसे लायबिलिटीज की पेमेंट होती है। अगर इसके बाद कंपनी के पास कुछ बचा रह जाता है तो उसको सरप्लस बोलते हैं। सभी लायबिलिटीज के पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बचा रह जाता है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 94A कंपनी के धारा 2 उपधारा 94A के अनुसार वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि इस एक्ट के तहत, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनी का समापन, या लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एज एप्लीकेबल, जो भी सिचुएशन होगी, या तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत समापन हो रहा है या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत समापन हो रहा है, दोनों ही केस को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग समापन ही कहा जाएगा। अब इन दोनों के तहत कैसे समापन होता है उसके अपने अपने प्रोविजन हैं जिनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। वाइंडिंग अप कंपनी का जो समापन है वो हो सकता है कंपलसरी वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल के द्वारा, यह होता है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधान के मुताबिक, और वॉलंटरी वाइंड अप, वॉलंटरी वाइंड अप जो होता है वो होता है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत। कंपलसरी वाइंड अप, अब कंपलसरी वाइंड अप के बारे में पढ़ते हैं पहले, ये क्या है। कंपलसरी वाइंड अप हो सकता है इन सिचुएशंस में, इन सिचुएशंस में जो गिवन सिचुएशंस हैं इनको एक एक करके समझेंगे कौन सी वो सिचुएशन है जब कंपनी का कंपलसरी वाइंड अप कराया जा सकता है, और ये जो वाइंड अप होता है ये ट्रिब्यूनल के द्वारा होता है। कंपनी ट्रिब्यूनल जो होता है वहां पे कोई पर्सन जाता है तो इन केस में से जाता है, तब ट्रिब्यूनल आदेश देता है कंपनी के समापन का। सबसे पहला केस हो सकता है कि कंपनी स्वयं एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे, और पास करे कि हम कंपनी को ट्रिब्यूनल के माध्यम से समाप्त कराना चाहते हैं, पहला केस। सेकंड केस हो सकता है जब कंपनी कोई ऐसा काम करे जो अगेंस्ट हो इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी और मॉरलिटी ऑफ इंडिया, भारत की इंटीग्रिटी या मॉरलिटी के अगेंस्ट हो, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, भारत देश के सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, या उसकी वजह से हमारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं या नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है अगर वो खराब होते हों, तो ऐसा कोई काम अगर कंपनी करती है तब भी कंपनी का समापन कराया जा सकता है।
द कंपनी हैज नॉट फाइल्ड, या कंपनी ने फाइल नहीं किए हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अपने एनुअल रिटर्न पिछले 5 सालों से लगातार। मतलब अगर पिछले 5 सालों से कंपनी मिस कर रही है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना, तो ये भी कंपलसरी समापन का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल बाय एनी मींस फाइंड दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई अन्य कारण है, लेकिन जो कारण है वो जस्ट है और इक्विटेबल है, मतलब न्यायोचित कारण है कि कंपनी को अब समाप्त कर देना चाहिए, अगर ट्रिब्यूनल की नजर में ऐसा कोई कारण है तो भी कंपनी का समापन कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, कंपनी इन एनी वे इज इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। किसी भी तरीके से कंपनी कोई फ्रॉड की एक्टिविटीज में लगी हुई है या कोई अनलॉफुल बिजनेस कर रही है, या कोई भी पर्सन या मैनेजमेंट जो कनेक्टेड है कंपनी के फॉर्मेशन से वो किसी फ्रॉड का गिल्टी है या किसी मिसकंडक्ट का गिल्टी है, तो ऐसे केस में भी अनिवार्य समापन कंपनी का कराया जा सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा। नेक्स्ट है पिटीशन फॉर वाइंड अप। अब वाइंड अप के लिए पिटीशन कौन देगा, यानी कि जो ट्रिब्यूनल है वो अपने आप तो उसको पता चलेगा नहीं, कोई वहां पे पिटीशन देगा ट्रिब्यूनल को कि कंपनी का आवश्यक समापन कर दिया जाए, तो वो पिटीशन कौन दे सकता है? ऐसी पिटीशन स्वयं कंपनी दे सकती है, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो दे सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूटरी दे सकता है। कंट्रीब्यूटरी कौन होते हैं? कंट्रीब्यूटरी कंपनी के शेयर होल्डर ही होते हैं। कंट्रीब्यूटरी इसलिए कहा जाता है कि जब कंपनी का समापन होता है और अगर कंपनी की सारी एसेट बिकने के बाद भी लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो बाकी जो अमाउंट होता है उसको शेयर होल्डर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट कराया जा सकता है। लेकिन शेयर होल्डर के द्वारा कंट्रीब्यूट तभी कराया जा सकता है जब शेयर होल्डर्स ने कुछ शेयर का अमाउंट अभी तक पे ना किया हो, यानी कि जो अनपेड अमाउंट होता है शेयर्स पे, केवल उसी पैसे को मांगा जा सकता है शेयर होल्डर से। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो कंट्रीब्यूटरी कहलाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस। इस पर्पज के लिए जो रजिस्ट्रार है वो भी ऐसा ट्रिब्यूनल के पास जाकर के अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइंड अप पिटीशन। अब जो वाइंड अप की पिटीशन होगी वो एकम्पनीड होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ। मतलब वाइंड अप की पिटीशन के साथ अगर कंपनी पिटीशन दे रही है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का लगाया जाना जरूरी होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है जब कंपनी समापन के लिए तैयार होती है तो वो इस बात का ब्यौरा देती है कि उसके एसेट से संभावित कितना अमाउंट मिल सकता है और उसकी जो पेमेंट है वो कितनी संभावित है। इससे ये आइडिया आता है कि कंपनी जब समापन कराना चाह रही है तो क्या कंपनी की जो सिचुएशन है वो इंसॉल्वेंसी की है या सोल्वेंसी की है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। जो ट्रिब्यूनल है वो पिटीशन को हियर करता है, सुनता है, और उस ट्रिब्यूनल अपनी पावर को यूज करता है, चाहे तो वो डिसमिस कर सकता है इसको, या अगर उसको लगता है कि अप्रोप्रिएट है तो उसको स्वीकार कर सकता है। और इस तरीके से जो ट्रिब्यूनल है वो प्रोविजनल लिक्विडेटर की नियुक्ति कर सकता है जब तक कि वाइंड अप का ऑर्डर पास ना हो। तो अभी तक हमने ऐसे केस पढ़े जब कंपनी का आवश्यक समापन कराया जा सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब बात करते हैं वॉलेंट्री वाउंड अप। वॉलेंट्री वाउंड अप जो होता है यानी कि ऐच्छिक समापन, कंपनी को वॉलेंट्री वाउंड अप भी कराया जा सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। जो कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, आपसी सहमति से वो कंपनी का समापन करा सकते हैं। अगर कंपनी पास करती है स्पेशल रिजोल्यूशन, यह स्टेट करते हुए, इस बात का वर्णन करते हुए कि कंपनी का समापन कराया जाए ऐच्छिक तौर पे, अगर कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है कि कंपनी अपना ऐच्छिक समापन करना चाहती है तो कराया जा सकता है ऐच्छिक समापन। इसके अलावा कंपनी अपने जनरल मीटिंग में पास करे एक रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, यानी कि यहाँ पे तो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए लेकिन कंपनी एक जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन सिंपल पास कर सकती है अगर जो पीरियड है वो एक्सपायर हो गया, मतलब जिस पीरियड के लिए कंपनी उन्होंने बनाई थी, अगर किसी पर्टिकुलर अवधि के लिए बनाई गई थी और वो अवधि समाप्त हो गई है तो भी कंपनी का ऐच्छिक समापन कराया जा सकता है। या ड्यूरेशन एज फिक्स्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से अगर कोई ड्यूरेशन फिक्स थी तो उसके बाद समापन कराया जा सकता है। या एट द अक्रेंस ऑफ एनी सच इवेंट वेयर द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, या
अन्य कोई ऐसा इवेंट घटित हो जाए, घटना घटित हो जाए जिसके बारे में कंपनी के आर्टिकल्स में पहले से प्रावधान था कि ऐसा होने पर कंपनी का समापन कर दिया जाएगा। तो इन कारणों से भी सामान्य सभा में कंपनी की में ये रेजोल्यूशन पास कराया जा सकता है। अब बारी आती है कि प्रोसीजर फॉर वॉलेंट्री वाइंड अप ऑफ सॉल्वेंट कंपनी गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 वाज एप्लीकेबल बिफोर 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 से पहले जो ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया थी वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से कराई जा सकती थी, लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है क्योंकि जो नया एक्ट आया है, नया कोड आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहा जाता है। इसके द्वारा 1 अप्रैल 2017 से जो ऐच्छिक समापन होगा वो सेक्शन 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत गवर्न होगा। प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का बनाना। अभी यहाँ पे सवाल आया था कि जो ट्रिब्यूनल होता है वो मांगता है कि कंपनी अगर समापन कराना चाहती है तो वो अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, मतलब जो कंपनी की वास्तविक स्थिति है उसकी अवगत कराए कि कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, क्या कोई सरप्लस बचेगा या क्या कोई डेफिशिएंसी चल रही है कंपनी की। ऐसे केस में in case of winding up by tribunal, a petition is filed accompanied by statement of affairs in the form prescribed। जो निर्धारित प्रोफॉर्मा है उसमें कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। जब कंपनी समापन के समय पे अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब बनाएगी तो उस समय ये स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए। सबसे पहला काम होगा एट फर्स्ट ऑल एसेट ऑफ कंपनी विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड आर टेकन एट देयर रियलाइजेबल वैल्यूज। यानी कि सबसे पहले कंपनी क्या करेगी कि ऐसी सभी संपत्ति जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है, मतलब जो एज ए सिक्योरिटी नहीं रखी है किसी लोन के अगेंस्ट, मतलब फ्री है कंपनी के पास, उनकी रियलाइजेबल वैल्यू कंपनी देखेगी, चेक करेगी। और जो रियलाइजेबल यानी कि वसूली योग्य मूल्य, मतलब कितने की बिक सकती है, ये संभावित कीमतें होती हैं, उनको लिया जाएगा, मतलब इतना पैसा संभावना है कि हमारे एसेट की सेल से मिल जाएगा। इसके बाद कॉल्स एंड एरियर आर ऑल्सो ट्रीटेड एज एसेट। कॉल्स एंड एरियर जो होते हैं यानी कि जो कॉल्स अभी कंपनी ने मांगे थे लेकिन दिए नहीं है लोगों से, उनको भी एसेट ही माना जाता है। नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टिमेटेड रियलाइजेबल अमाउंट, वो भी रियलाइजेबल अमाउंट था। बट अनकॉल्ड कैपिटल इज नॉट शोन एज एन एसेट। लेकिन अगर कोई अनकॉल्ड कैपिटल है जो मतलब अभी कॉल ही नहीं करी है, उसको यहाँ पे एसेट नहीं माना जाएगा, कॉल्स एंड एरियर को माना जाएगा केवल एसेट। नेक्स्ट है एड एनी सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो अब आती है बारी उन एसेट की जो स्पेसिफिकली प्लेज थी, मतलब हमने बैंक से लोन लिया या किसी संस्था से लोन लिया था और हमने कोई पर्टिकुलर एसेट उस लोन के अगेंस्ट गिरवी रखी थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी थी। तो अब उस सिक्योरिटी प्रोवाइड जो करा रखी है उससे भी कभी कभी सरप्लस मिल जाता है। जैसे हमारी एसेट थी 50,000 की, हमने 20,000 का कहीं से लोन लिया था, उसके अगेंस्ट हमने वो सिक्योरिटी के तौर पर रखी हुई थी। अब हमारी जो 50,000 की एसेट है वो चाहे 40 में बिक जाए, चाहे 50 में बिक जाए, चाहे 60 में बिक जाए, जो पैसा हमारे को आ रहा है उसमें से हम देखेंगे कि लायबिलिटी के 20,000 घटा देते हैं, अगर उसके बाद पैसा बच रहा है तो वो सरप्लस है। तो जो हमारी फ्री एसेट थी उनसे जो पैसा मिलने की संभावना है प्लस जो सरप्लस मिलने की संभावना है हमारे सिक्योरिटी के तहत जो एसेट हमने प्रोवाइड कर रखी है उनसे, वो भी जोड़ दिया जाएगा। इस तरह टोटल अमाउंट इतना हमारे को मिल सकता है। इसके अलावा अब उसमें से हम डिडक्ट करेंगे अमाउंट जो हम अपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दे सकते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर होते हैं जो बाकी क्रेडिटर्स की तुलना में पहले पे करने होते हैं, तो उनकी अमाउंट घटा देंगे, उनको कितना दिया जा सकता है। देन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज, जैसे कि डिवेंचर जो फ्लोटिंग चार्ज के तहत आते हैं, ऐसे क्रेडिटर्स या डिवेंचर्स की अमाउंट घटा दी जाती है क्योंकि उनको पेमेंट करी जाएगी उसके बाद। एंड द रिजल्ट विल सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर्स। और जो अब हमारे पास जो बचेगा वो सरप्लस या डेफिशिएंसी होगा। अगर हमारे पास से पैसा बच रहा है तो सरप्लस होगा और कम पड़ रहा है तो डेफिशिएंसी। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो बच जाते हैं उनका अमाउंट घटाया जाएगा, यानी कि इनको पेमेंट करी जाएगी। इसके बाद डिडक्ट करेंगे, अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो घटाएंगे, वो पेड अप शेयर कैपिटल हमारे शेयर होल्डर्स जो मिली हुई है वो घटाएंगे। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना अमाउंट बच रहा है, कोई सरप्लस बच रहा है या डेफिशिएंसी हो रही है पैसे की। डेफिशिएंसी हो रही है तो उसका कारण क्या है, सरप्लस है तो उसके कारण क्या है। यहाँ तक हमें ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इससे कोर्ट को ये जानने में आसानी रहती है कि क्या कारण है कंपनी के अगर कोई डेफिशिएंसी है तो।
नेक्स्ट, फॉलोइंग लिस्ट आर अटैच टू द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है, यानी कि कंपनी की जो वस्तु स्थिति है, इससे अवगत कराने के लिए कि कितने की संभावित एसेट हमारी हो सकती है, उनसे पैसा कितना मिल सकता है, कितनी हम लायबिलिटीज को दे सकते हैं, कितना हमारे पास लास्ट में बच सकता है पैसा या कमी पड़ सकती है। ये स्टेटमेंट बनाने के बाद उसके साथ हमें कुछ लिस्ट अटैच करनी होती है। इन लिस्ट में जो लिस्ट होती हैं, इनका ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले लिस्ट ए, जो लिस्ट ए होती है, इसमें जानकारी होती है इस बात की कि ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसे एसेट्स जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है, मतलब इसमें ऐसी सभी एसेट जो किसी पर्टिकुलर लोन के लिए स्पेशली प्लेज नहीं करी है, हमने सिक्योरिटी के तौर पे नहीं की है, ऐसी सारी की सारी एसेट लिस्ट ए में आती है। सेकंड है लिस्ट बी। लिस्ट बी में वो सभी एसेट आती हैं जो स्पेशली प्लेज करी गई हैं किसी पर्टिकुलर लोन के या क्रेडिटर्स के तहत। स्पेशली प्लेज यानी कि स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट वाली एसेट। इसके बाद लिस्ट सी में लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है। नेक्स्ट है लिस्ट डी। लिस्ट डी में डिवेंचर होल्डर्स या ऐसे क्रेडिटर्स जो सिक्योर्ड हैं फ्लोटिंग चार्ज के तहत। फ्लोटिंग चार्ज ऐसा चार्ज होता है जहां पे हम अपने डिवेंचर होल्डर्स के क्रेडिटर्स को कोई स्पेसिफिक एसेट प्रोवाइड नहीं करते सिक्योरिटी के लिए कि भैया आपका पैसा नहीं पे कर पाए तो हमसे ये वाली एसेट ले लेना। ऐसा हम कोई स्पेशल एसेट प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो कंपनी की एसेट्स हैं उन सब पे जो स्पेसिफिक चार्ज से अलग है, उन सब पे आपका चार्ज बनता है, तो ये फ्लोटिंग चार्ज हो जाता है, कोई स्पेशल एसेट गिरवी नहीं रखी है। तो ऐसे डिवेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लिस्ट डी में आते हैं, फ्लोटिंग चार्ज वाले। लिस्ट ई में नेम, एड्रेस एंड एक्यूपेशंस ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका अमाउंट ड्यू है, उनकी जानकारी लिस्ट ई में रहती है। इसके बाद लिस्ट एफ में जानकारी रहती है नेम एंड नंबर ऑफ एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय वेरियस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनकी जानकारी लिस्ट एफ में रहती है। लिस्ट जी में नेम एंड होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम और उनके होल्डिंग कितने शेयर हैं इसकी जानकारी रहती है। लिस्ट एच में डेफिशिएंसी या सरप्लस का स्टेटमेंट होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डेफिशिएंसी या सरप्लस है उसकी डिटेल हमें लिस्ट एच से मिलती है। तो ये टोटल 8 लिस्ट होती हैं और इनको याद रख सकते हैं, आसान है। जैसे लिस्ट ए और बी में एसेट होती हैं कंपनी की, जो एसेट कंपनी बेचने वाली है। लिस्ट ए में वो एसेट होती हैं जो किसी के यहाँ गिरवी नहीं रखी है, प्लेज नहीं है। लिस्ट बी में वो एसेट होती हैं जो प्लेज रखी हुई हैं, किसी सिक्योरिटी के तौर पे प्रोवाइड की गई है लोन के अगेंस्ट। तो लिस्ट ए और बी में दोनों तरह की एसेट आ गई, प्लेज वाली ए में और नॉट प्लेज वाली बी में। लिस्ट सी, डी और ई में लायबिलिटीज होती हैं। तो लिस्ट सी में वो लायबिलिटीज होती हैं जो प्रेफरेंशियल होती हैं, जिनकी पेमेंट सबसे पहले करनी होती है। लिस्ट डी में वो लायबिलिटीज होती हैं, डिबेंचर या क्रेडिटर्स होते हैं जो फ्लोटिंग चार्ज रखते हैं, जो यानी कि सिक्योर होते हैं बट वो फ्लोटिंग चार्ज के तहत सिक्योर होते हैं। लिस्ट ई में वो वाली लायबिलिटीज होती हैं जो अनसिक्योर्ड रहती हैं पूरी तरह से। अब लिस्ट एफ और जी में कंपनी के शेयर होल्डर्स रहते हैं, यानी कि इंटरनल लायबिलिटी। लिस्ट एफ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं और लिस्ट जी में इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। और लिस्ट एच जो है वो लास्ट में हमें बताता है कि क्या डेफिशिएंसी पड़ रही है, पैसे की कमी पड़ेगी हमें पेमेंट के लिए, या सरप्लस पैसा बचा रहेगा हमारे पास। अब बारी आती है लिक्विडेटर। जब कंपनी का समापन होता है तो समापन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक पर्सन या किसी संस्था की नियुक्ति की जाती है जिसको लिक्विडेटर बोला जाता है। जो लिक्विडेटर होता है वो पर्सन होता है जो लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स को पूरा करता है। अगर वॉलेंट्री वाइंड अप का केस है तो लिक्विडेटर को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोला जाता है। नेक्स्ट है लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब जो लिक्विडेटर है या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो अपना एक अकाउंट बनाता है, वो जिसमें इस बात की पूरी जानकारी देता है कि मैंने एसेट्स बेची, उनसे इतना पैसा मिला, और मैंने लायबिलिटीज की पेमेंट करी, उनको इतना पैसा गया। इस बात की पूरी पेमेंट डिटेल होती है उसके पास इस अकाउंट में। ये अकाउंट वास्तव में एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है कि टोटल रिसीप्ट कितनी मिली और टोटल पेमेंट कितनी गई। ये इसको हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। यह वो स्टेटमेंट होता है जिसमें रिसीप्ट्स और पेमेंट की जानकारी होती है। ये प्रिपेयर किया जाता है लिक्विडेटर के द्वारा एसेट से पैसा कलेक्ट करने के लिए, उनसे वसूली करने के लिए और उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लायबिलिटीज के बीच में। जो लिक्विडेटर होता है उसको प्रिपेयर करना होता है ये स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद ये उस स्टेटमेंट को सबमिट करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, IBBI को, NCLT को आफ्टर
कंप्लीटली वाउंड अप प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वाउंड अप प्रोसेस। जब वाउंड अप प्रोसेस समापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ये इसको जमा करता है। इन केस ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, जब वॉलेंट्री वाइंड अप होता है तो सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वॉलेंट्री वाइंड अप के केस में इस स्टेटमेंट को लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। इन केस ऑफ वाइंड अप बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के वाइंड अप के केस में, ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंड अप के केस में इसको बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट। अब है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का हो सकता है। रिसिप्ट साइड में हम लिखते हैं कंपनी के पास जो कैश या बैंक अवेलेबल होता है, दरअसल ये रिसिप्ट साइड है पैसे की, ये पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आता है कि कंपनी के पास समापन के समय टोटल कितना कैश था या उसके कैश एट बैंक कितना था। उसके बाद एसेट को सेल करके कितना पैसा मिला। इसके बाद सिक्योरिटी से सरप्लस कितना मिला। सिक्योरिटी यानी कि ऐसी एसेट जो सिक्योरिटी के तौर पर रखी हुई थी किसी लोन के अगेंस्ट, तो उस लोन की पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है वो सरप्लस कहलाता है, यहाँ पे वो पैसा आ जाता है। फिर कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी यानी शेयर होल्डर्स पे अगर कोई पेमेंट ऐसे थे जो उन्होंने अभी तक पे नहीं किए थे तो उनसे कॉल करा जाता है, पैसा मांगा जाता है। तो वो जो कंट्रीब्यूटरी से पैसा मिलता है शेयर होल्डर्स से, उनके अनपेड कॉल्स का, जो कॉल उन्होंने अभी तक पे नहीं करे थे, वो आ जाता है, तो वो भी यहाँ पे लिखा जाता है। इस तरह टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ लिक्विडेटर को वो डेबिट साइड में आ जाता है। क्रेडिट साइड में पेमेंट करना शुरू करते हैं और ये एक पूरा क्रम होता है, इसी क्रम में होता है। सबसे पहले लीगल चार्जेस, जो भी कानूनी खर्चे होते हैं उनकी पेमेंट होती है। इसके बाद लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, जो काम कर रहा है लिक्विडेशन का वो अपना रेम्युनरेशन लेता है। उसके बाद लिक्विडेशन के जो बाकी खर्चे वो होते हैं। तो ये तो खर्चे हो गए लिक्विडेशन से रिलेटेड सारे के सारे। लीगल खर्चे सबसे पहले, सरकारी खर्चे, इसके बाद लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, कानूनी खर्चे लीगल खर्चे, इसके बाद लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस। जब ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं तो अब बारी आती है लायबिलिटीज की पेमेंट की। लायबिलिटीज की पेमेंट में सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट होती है। प्रेफरेंशियल इसीलिए इनको बोलते हैं क्योंकि बाकी क्रेडिटर्स में इनको प्रेफरेंस मिलता है। डिवेंचर होल्डर भी क्रेडिटर ही होते हैं और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वो भी क्रेडिटर ही होते हैं, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही होते हैं। अनसिक्योर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कोई स्पेसिफिक एसेट प्रोवाइड नहीं की गई होती है सुरक्षा के लिए, केवल कुछ कारण होते हैं जिस वजह से इनको प्रेफरेंशियल कहा जाता है। उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम अभी कि कौन कौन से क्रेडिटर प्रेफरेंशियल कहे जाते हैं। ये भी अनसिक्योर्ड ही होते हैं, बट बाकी अनसिक्योर्ड की तुलना में इनको प्रेफरेंस होता है, इसलिए इनको प्रेफरेंशियल कहा जाता है। अब जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो आपको फॉर्मेट में डिवेंचर्स के नीचे भी दिख सकते हैं, लेकिन इनको पहले ही पे किया जाता है डिवेंचर्स से पहले। जो फ्लोटिंग चार्ज वाले क्रेडिटर्स या डिवेंचर होते हैं उनसे पहले इनकी पेमेंट करनी होती है, तो पेमेंट के ऑर्डर में ये पहले आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसके बाद डिवेंचर्स या क्रेडिटर जो फ्लोटिंग चार्ज रखते हैं कंपनी के एसेट पे, और उसके सबसे बाद में होते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो तीन तरह के क्रेडिटर हो गए, सबसे पहले प्रेफरेंशियल, उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज वाले, उसके बाद अनसिक्योर्ड। इसके बाद अब जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स में दिया जाता है, उसमें भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर देन इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये इसका पूरा ऑर्डर होता है। अब है लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। लिक्विडेटर का जो रेम्युनरेशन है, तो लिक्विडेटर जो भी काम करता है उसके लिए पैसा चाहिए, उसको भी जो पैसा उसको चाहिए होता है उसको रेम्युनरेशन बोलते हैं, और आमतौर पे उसको ये कमीशन के तौर पे मिलता है। ये कमीशन हो सकता है जो एसेट से वो वसूली कर रहा है उसके आधार पे मिल सकता है, उस पे कमीशन मिल सकता है। ये कमीशन उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट पे मिल सकता है, या ये कमीशन उसको शेयर होल्डर्स को किए गए पेमेंट पे भी मिल सकता है। इनमें से जैसा कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन ऑन एसेट रियलाइज। एसेट से जो वसूली हो रही है अगर उन पे रेम्युनरेशन लिक्विडेटर को मिल रहा है तो किस तरीके से दिया जाएगा। यहाँ पे टर्म एसेट रियलाइज का मतलब होता है जिन एसेट्स को बेच करके पैसा वसूल हुआ। तो कैश या बैंक बैलेंस जो होते हैं आमतौर पे उनको बेचने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये शामिल नहीं होता है एसेट रियलाइज में, और इसलिए कैश या बैंक के बैलेंस पे लिक्विडेटर को कमीशन नहीं मिलता है। हालांकि अगर किसी केस में ये कह रखा है कि जो टोटल वसूली हुई है उसी में, उस वसूली में कैश और बैंक के बैलेंस भी दिखा रखे हैं, तो ऐसे केस में लिक्विडेटर को इन पे भी कमीशन मिल सकता है। जब टोटल कलेक्शन में, यानी कि यहां से वसूल हुआ, मशीन से इतना हुआ, बैंक से इतना हुआ, कैश एंड हैंड इतना था, अगर इस तरीके से बता रखा है कि ये भी वसूली में शामिल है तब इन पे भी कमीशन मिल सकता है।
इफ द एसेट गिवन एज सिक्योरिटी टू क्रेडिटर, अगर कुछ क्रेडिटर्स को एसेट दे रखी थी, यानी कि फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर थे या पार्टली सिक्योर्ड, हमने उनको कोई एसेट दे रखी थी सिक्योरिटी के फॉर्म में, तो ऐसे क्रेडिटर्स को जो एसेट दी हुई थी वो क्रेडिटर्स उन एसेट को बेच सकते हैं और बेच करके जो पैसा मिलेगा उसको वो वापस लिक्विडेटर को ही देते हैं। अगर ये एसेट जो क्रेडिटर को सिक्योरिटी के तौर पर दी हुई है, अगर ये भी लिक्विडेटर के द्वारा बेची जाती हैं, तब इन पे भी लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलता है। अगर ये सिक्योरिटी बेची जाती है क्रेडिटर्स के द्वारा स्वयं, क्रेडिटर भी यहाँ पे अपना एक रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं। रिसीवर अगर आर्टिकल्स में प्रावधान होता है तो उनका जो रिसीवर होता है वो बेचता है, या क्रेडिटर स्वयं बेचे, आमतौर पर रिसीवर बेचता है। तो उससे जो पैसा वापस बचेगा, अगर मान लो क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी हो गई उन एसेट से, सिक्योरिटी वाली एसेट से, और फिर पैसा बच जाता है, तो वो सरप्लस जो होता है वो मिल जाता है लिक्विडेटर को, और उस सरप्लस पे इसको कमीशन मिल सकता है लिक्विडेटर को। देन रेम्यूनरेशन इज गिवन टू द लिक्विडेटर ऑन सच सरप्लस फ्रॉम द सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज के ऐसे सरप्लस पे भी रेम्यूनरेशन को कमीशन, ये रेम्यूनरेशन मिल जाएगा लिक्विडेटर को। कमीशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, इस कमीशन की तुलना, कमीशन की कैलकुलेशन इस तरीके से होती है, अमाउंट रियलाइज जितना हुआ इनटू रेट अपॉन 100। मान लीजिए सभी एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो 8 लाख रुपीज हुआ है, और 8 लाख रुपीज पे जो कमीशन का रेट है वो 2% दिया है, तो इसका 2% कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जो कि आ जाएगा 16,000। इस तरह ये उसका कमीशन बन जाएगा लिक्विडेटर का। नेक्स्ट है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन उस अमाउंट पे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे की जानी है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर अन्य कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होती है उसमें बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस क्रेडिटर भी शामिल होते हैं। प्रेफरेंस क्रेडिटर भी बाय नेचर अनसिक्योर्ड ही होते हैं, क्योंकि उनको भी कोई सिक्योरिटी एसेट नहीं मिली होती है, सिक्योरिटी के लिए कोई एसेट उनको भी नहीं मिली होती है। तो ऐसे केस में जो प्रेफरेंस क्रेडिटर है वो भी अनसिक्योर्ड ही होते हैं, और टोटल अनसिक्योर्ड पे कमिशन मिलता है, यानी कि प्रेफरेंस क्रेडिटर्स पे भी कमीशन मिलता है। कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका है, इफ अमाउंट अवेलेबल इज सफिशिएंट टू पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फॉर एग्जांपल, हमें जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो 10,000 हमारे पास, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं बाकी के वो 80,000, और हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर्स को 1,50,000। अगर 1,50,000 का अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि 150 में से सबसे पहले माइनस कर देंगे, 150 में से सबसे पहले माइनस कर देंगे 10,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, तो इनको दे दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास 1,40,000 रुपये बच जाएगा। हमें कमीशन निकालना होगा कि प्रेफरेंस जो क्रेडिटर्स हैं इनको, इनके लिए कितना कमीशन बन जाएगा लिक्विडेटर के लिए। तो इनके लिए हमारा अमाउंट बन जाएगा, अगर हम प्रेफरेंशियल का अलग से निकालते हैं तो 10,000 पे सपोज करिए 2% का रेट दिया है, तो 10,000 पे 2% निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 200 रुपीज। अब देखेंगे अनसिक्योर्ड पे, क्योंकि हमारे पास 1.5 लाख में से 10,000 प्रेफरेंशियल का घटा देते हैं, तब भी 1,40,000 बच रहे हैं, और इसमें से हम आसानी से जो अनसिक्योर्ड है उसकी भी पूरी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट है हमारे पास पे करने के लिए। तो ऐसे केस में हम इनका भी जो कमीशन है वो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हम 80,000 पे कैलकुलेट कर लेंगे कमीशन की, 2/80,000 पे 2/100, और ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर के 1600, यानी कि 1,600 रुपये। टोटल 1,600 और ये 200 1,800 रुपये अमाउंट हो जाएगा जो कमीशन के तौर पर मिलेगा लिक्विडेटर को। सेकंड केस देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट है, पेमेंट के लिए पर्याप्त अमाउंट है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास केवल 50,000 रुपये ही होते तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे करते। अगर हमारे पास 50,000 रुपये होते तो हमें पता है कि प्रेफरेंशियल को हम 10,000 पे करेंगे, प्रेफरेंशियल को हम 10,000 पे करेंगे, तो प्रेफरेंशियल को तो हम पूरा कर पा रहे हैं और उसके बाद बच रहे हैं 40, यानी कि प्रेफरेंशियल की पेमेंट के बाद भी हमारे पास 40,000 बच रहे हैं, तो अवेलेबल है, यानी कि कमीशन भी यहाँ पे पूरा हम दे सकते हैं। तो ऐसे केस में प्रेफरेंशियल को तो 10,000 पे ही कमीशन निकलेगा, इसी तरीके से 2/100 यानी कि 200 हो जाएगा, तो प्रेफरेंशियल के तो इतना ही बैठ जाएगा। बट जब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जब उनका हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमारे पास रुपए बचे हैं 40,000 और उनकी पेमेंट हमें करनी है 80,000 की, यानी कि पूरी हम कर ही नहीं पाएंगे। जब पूरी कर ही नहीं पाएंगे
तो इसका मतलब इसी में कमीशन भी शामिल है। इस 40,000 रुपए से ही हमें क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है और इसी में से हमें कमीशन भी देना है। तो इसी अमाउंट में चूंकि कमीशन शामिल है, तो इसलिए अब हमें ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि अमाउंट जो अवेलेबल है इनसफिशिएंट के केस में, अमाउंट अवेलेबल इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्योंकि ये जो अमाउंट है बेस हम इसको 100 मान लेते हैं, बट इसमें अगर कमीशन शामिल है तो कमीशन की परसेंटेज जुड़ जाती है वेट देने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अनसिक्योर्ड का हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो कैलकुलेशन इस तरीके से होगा 40,000 इंटू 2 अपॉन, और यहाँ पे हमें करना होगा ये 102, 40,000 इंटू 2 अपॉन 102, इसका रेट दे दिया, वेट दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 51 से। अब 51 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जितनी भी अमाउंट आ जाएगी वो कमीशन बनेगा यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए जो मिलेगा। बाकी जो उस कमीशन की अमाउंट को अब यहाँ से लेस कर देंगे, उतनी पेमेंट होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और ये कमीशन होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। तो इस तरह ये कैलकुलेशन बनेगी इसकी। नेक्स्ट है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर्स को कोई अमाउंट पे करना है तो शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट पे किया जाएगा, अमाउंट पेबल बिफोर पेइंग शेयर होल्डर्स की पेमेंट से पहले जितना भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्योंकि बचा हुआ सारा पैसा शेयर होल्डर्स को ही देना है, तो इसी पैसे में से अब हमें हर हाल में जो कमीशन बनेगा वो इसमें शामिल है, इस अमाउंट में जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी हमें ये एंट्री करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 लाख रुपए बच रहे हैं, यहाँ पे हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि शेयर होल्डर कितने के, कम हो ज्यादा हो, सारा पैसा उन्हीं का रहता है, तो उन्हीं को उसी में से कमीशन भी कटेगा। तो इसलिए ऐसे केस में हम पेमेंट हमेशा फॉर एग्जाम्पल 3% ही करनी है, तो हम करेंगे 3/103 की। इस तरह कैलकुलेशन होगा यहाँ पे कमीशन का लिक्विडेटर के का। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते क्या है, अब इसको देखते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऐसे क्रेडिटर होते हैं जिनको प्रायोरिटी होती है बाकी क्रेडिटर्स की तुलना में, चाहे बाकी फ्लोटिंग चार्ज वाले क्रेडिटर है या बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, उनसे पहले इनको पेमेंट मिलना होता है। अब ये डिफाइंड है, एक्ट में कहा गया है, बताया गया है कि कौन से क्रेडिटर प्रेफरेंशियल माने जाएंगे। कोई भी रेवेन्यू, टैक्स, सेस या रेट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को पेबल है, मतलब सरकार को पेबल कोई टैक्स, सेस या रेट जितने भी होते हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाते हैं, और जो कि हो विद इन 12 मंथ्स बिफोर द वाइंडिंग अप ऑफ द ऑर्डर। जो वाइंड अप का ऑर्डर है उससे 12 महीने पहले तक की अवधि में के वो होने चाहिए। नेक्स्ट है वेजेज और सैलरीज ऑफ एनी एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग ₹20,000। किसी भी एम्प्लॉय की कोई वेज या सैलरी, लेकिन वो सैलरी 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, वो पिछले 12 महीनों में से 4 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। जितना अमाउंट ये होगा पिछले 12 महीने में से 4 महीने का देखेंगे पहले, लेकिन वो भी 20,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पर एम्प्लॉय, तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। अगर इससे एक्स्ट्रा कोई अमाउंट है या इसमें इससे एक्स्ट्रा कोई अमाउंट है तो वो अनसिक्योर्ड कहलाएगा। फिर इसके बाद है थर्ड, अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेबल विद इन 12 मंथ्स अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और एनी अदर लॉ। 12 महीने की अवधि के दौरान ही यहाँ पे बताया गया है कि अगर अमाउंट कोई भी कंट्रीब्यूशन का है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का, तो उसको भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत किसी को डेथ या डिसेबलमेंट की वजह से कोई कंपनसेशन ड्यू था पिछले एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो वो भी प्रेफरेंशियल पेमेंट की उसमें आएगा, क्लास में आएगा। नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू एनी एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड मेंटेन बाय द कंपनी। कंपनी अगर मेंटेन कर रही थी कोई भी प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड या ग्रेच्युटी फंड और उसका अमाउंट ड्यू है एम्प्लॉय को, तो वो भी प्रेफरेंशियल अमाउंट में आएगा, क्रेडिटर्स में आएगा। एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, अगर एम्प्लॉय का किसी का कोई हॉलीडे बचा हुआ है एक्रूअल वाला, जिस हॉलीडे की पेमेंट मिलनी होती है, तो उसको भी माना जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में ही रहेगा वो भी। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन हेल्ड इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन 213 to 16 इन सो फार एज दे आर पेबल बाय द कंपनी। अगर कंपनी को पेबल है सेक्शन 213 या 216 के बीच में किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड खर्चे हैं वो भी प्रेफरेंशियल की लिस्ट में आएंगे। तो ये सब प्रेफरेंशियल पेमेंट थे जो बाकी क्रेडिटर से पहले देने होते हैं। अब बारी आती है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट क्या होते हैं? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट ऐसे पेमेंट होते हैं जो हर तरह के डेट से पहले प्रायोरिटी होती है, यानी कि जो सिक्योर्ड एसेट होती हैं उनके जो डेट होते हैं उनसे भी उनकी तुलना में इनको प्रायोरिटी मिलती है, उनके बराबर में।
दे इंक्लूडेड में शामिल होते हैं ड्यूज टू वर्कमैन, वर्कमैन को जो ड्यू होते हैं। नेक्स्ट है डेट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर टू द एक्सटेंट सच डेट रैंक टू द सिक्योरिटी ऑफ एवरी क्रेडिटर शैल बी डीम्ड टू बी सब्जेक्ट टू पेरी पशु चार्ज इन फेवर ऑफ वर्कमैन टू द एक्सटेंट वर्कमैन पोर्शन दिया रहने, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा वर्कमैन को वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलने वाला है उसी के प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्या देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी के तौर पे कोई एसेट हमने प्रोवाइड करा रखी थी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो अमाउंट थी सपोज करिए वो 80,000 थी, हमने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी थी उनको और उसकी कीमत सपोज करिए 50,000 थी, तो जो सिक्योरिटी है वो 50,000 की बिकेगी। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो पूरा मिल नहीं पाएगा, लेकिन वर्कमैन का ड्यू है। अब वर्कमैन का ड्यू है जो वो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट है, तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट होने की वजह से उसको भी पैसा मिलना है। मान लीजिए वर्कमैन के जो ड्यू है वो 40,000 रुपए के हैं, अब 40,000 रुपए के लिए के सपोज ये हैं और 80,000 के ड्यू है, तो हमें यहाँ पे इस अमाउंट को इसके प्रोपोर्शन में ये तय करना होगा कि वर्कमैन को कितना पैसा यहाँ पे मिल जाएगा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट के नाते। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो 50,000 वसूल हुआ है हमें सिक्योरिटी वाली एसेट से, अब सिक्योरिटी वाली एसेट पे वैसे तो इनका अधिकार था बट इनको भी समान दर्जा दे दिया जाता है, इसी को पेरी पशु कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका वेटेज देखते हैं। जैसे 40,000 है तो 40,000 ऊपर रखेंगे और टोटल वेट देंगे इसका वो है 1,20,000, यानी कि ये इक्वल दर्जा मिल गया, प्रोपोर्शनेट इक्वलेंट दर्जा मिला, तो 120 अगर इसको माना जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे इसका हमारे पास प्रोपोर्शन निकल करके आ जाएगा। इसका प्रोपोर्शन आ जाएगा 40,000 अपॉन 1,20,000, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 1/3 निकालेंगे तो 3 से इसको कर देंगे डिवाइड, जो अमाउंट आएगा वो इसके हिस्से में आ जाएगा और ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 3 1 जा 3, ये 2 आ जाएगा और ये 3 6 जा 18, 3 6 3 6 और ये इस तरह 16,667 ये तो आ जाएगा, इनको वर्कमैन को मिलेगा और बाकी जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको बाकी का अमाउंट मिल जाएगा, जो इसमें से बचेगा 50,000 में से 16,667 माइनस करके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन केस व्हेन कंपनी इज इंसॉल्वेंट, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर शैल बी पेड अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे जो दिया जाएगा, अगर कंपनी सोलवेंट है, सोलवेंट का मतलब होता है कंपनी सक्षम है अपने सभी डेट को अपनी एसेट में से पे कर सकती है आसानी से, तो कंपनी के पास इसका मतलब सोलवेंट है, शोधन क्षमता है, कंपनी आसानी से अपने कर्जे को दे सकती है। तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर्स पे वो उस डेट तक मिलेगा जिस डेट पे वास्तव में एक्चुअल पेमेंट डिवेंचर होल्डर्स को मिल रही है, उस दिन तक का ब्याज मिलेगा। बट अगर कंपनी सॉल्वेंट नहीं है यानी कि इंसॉल्वेंट है, कंपनी इंसॉल्वेंट है मतलब दिवालिया हो गई है, मतलब कंपनी अपनी लायबिलिटीज को अपनी एसेट्स में से पूरा पे नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट पेबल होगा डिवेंचर होल्डर्स को वे केवल लिक्विडेशन की डेट तक का मिलेगा, ना कि बाद की किसी भी डेट का। केवल लिक्विडेशन की जो डेट होगी, वाइंड अप की डेट होगी, उस समय तक का मिलेगा, एक्चुअल पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स थे और उनके कुछ डिविडेंड ने पिछले कुछ वर्षों के अगर वो इकट्ठा हो गए, उनकी पेमेंट नहीं हुई है, तो ऐसे एरियर्स के बारे में क्या प्रावधान है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं कि कंपनी के समापन के केस में भी, वाइंड अप के केस में भी ऐसे डिविडेंड को पे किया जाएगा, तो ऐसे केस में इट विल बी पेड अप टू द डेट ऑफ वाइंड अप ओनली, तो वो पे किए जाएंगे बट वो वाइंड अप की डेट तक ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कॉल ऑन कंट्रीब्यूटरीज। कॉल ऑन कंट्रीब्यूटरीज, अगर लिक्विडेशन की प्रोसेस में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं, दे आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट द अमाउंट टू एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जो अनपेड अमाउंट, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स ने 80 रुपए पे करे थे, 20 अभी तक उनसे ना मांगे थे ना उन्होंने पे किए थे, तो वो अनपेड अमाउंट है। अब वो 20 रुपए कंपनी मांग सकती है समापन के केस में, इसीलिए उनको कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है समापन के केस में। व्हेन द क्रेडिटर्स कैन नॉट बी पेड इन फुल, बट तभी मांग सकते हैं जब उन पे बचा हो। अगर किसी शेयर होल्डर ने 100 रुपए का 100 पूरा पे कर रखा है तो उससे कुछ नहीं मांगा जा सकता है। व्हेन क्रेडिटर्स कैन नॉट बी पेड इन फुल आउट ऑफ अवेलेबल फंड्स, ये पैसा कब जाता है, जब क्रेडिटर्स को अवेलेबल फंड में से पूरा पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब एसेट बेच करके जो पैसा मिला था उससे लायबिलिटीज की पूरी पेमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में ही जो अनपेड अमाउंट है वो मांगी जा सकती है शेयर होल्डर से, लिक्विडेटर उसको मांग सकता है। हाउएवर इट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, लेकिन जो अनपेड अमाउंट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर था, 80 पेड थे, 20 अनपेड है, तो 20 ही मांग सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं मांग सकते।
अब इसमें भी जो कंट्रीब्यूटरीज हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, लिस्ट ए के कंट्रीब्यूटरी और लिस्ट बी के कंट्रीब्यूटरी। लिस्ट ए के कंट्रीब्यूटरी कौन होते हैं? जो ये वो कंट्रीब्यूटरी होते हैं जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं कंपनी के, यानी कि जो समापन की डेट तक कंपनी के मेंबर या शेयर होल्डर होते हैं। they are liable to contribute the amount remaining unpaid on the shares held by them। जो भी अनपेड अमाउंट था उनका, उस पे वो पेमेंट करने के लायबल होते हैं। नेक्स्ट है होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स आर आल्सो ट्रीटेड एज कंट्रीब्यूटरी। अब अगली बात है कि जो फुल्ली पेड अप शेयर है उनसे पैसा मंगाया तो नहीं जाएगा, बट कानून की नजर में उनको भी कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है और वो भी इस लिस्ट में रहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि अगर ये तो ठीक है उनसे पैसा मांगा नहीं जाएगा, बट कोर्ट यानी कि जो ट्रिब्यूनल है वो ये जानना चाहता है कि अगर पैसा बच गया, उनसे पैसा मंगाने के बाद किसी कारण से कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया है, तो इनका भी राइट होगा पैसा प्राप्त करने में। तो ऐसे केस में अगर कोई सरप्लस होगा तब तो वो इनको भी मिलेगा, तो इसलिए लिस्ट में इनका नाम होना जरूरी है। नेक्स्ट है लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी। लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी में वो कंट्रीब्यूटरी होते हैं जो ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने की अवधि में, यानी कि पिछले 1 साल की अवधि में, प्रेजेंट में तो वो शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन पिछले 12 महीने की अवधि में वो कभी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स रहे थे। इन केस द एसेट ऑफ कंपनी आर नॉट सफिशिएंट टू पे द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंड अप। उसी केस में जब कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो जो लिस्ट बी के कंट्रीब्यूटरीज हैं उनसे भी पैसा लिक्विडेटर के द्वारा मांगा जा सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। However, their liability is restricted। हालांकि उनकी जो लायबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है टू द अमाउंट नॉट कॉल्ड अप व्हेन द शेयर्स वर ट्रांसफर्ड। उस समय जब शेयर ट्रांसफर हुए थे उस समय तक का जो अमाउंट कॉल्ड अप मतलब नहीं था, उसी अमाउंट के लिए वो कंट्रीब्यूटरी कहलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट रिसीवर फॉर डिवेंचर होल्डर्स। अब डिवेंचर होल्डर्स के लिए रिसीवर कौन होते हैं? द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर मे गिव एक्सप्रेस पावर टू द डिवेंचर होल्डर्स टू अपॉइंट रिसीवर। जो डिवेंचर के इशू के समय की टर्म्स होती हैं उस समय पे ये तय हो सकता है कि कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को रिसीवर नियुक्त करने की पावर होगी इंसॉल्वेंसी के केस में। तो ऐसे केस में वो रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं। रिसीवर क्या काम करता है? वो डिवेंचर होल्डर्स की तरफ से काम करता है जो एसेट उन डिवेंचर्स के अगेंस्ट स्पेसिफिकली गिरवी रखी गई होती हैं उनसे वो वसूली करता है, और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वसूली के दौरान, यानी कि रिसीविंग के दौरान जो खर्चे होते हैं या अपना जो रेम्युनरेशन होता है या जो क्रेडिटर्स जिनको प्रायोरिटी होती है डिवेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट, उनको पेमेंट करता है। विल मेक पेमेंट टू द डिवेंचर होल्डर्स। उसके बाद जो पैसा बचेगा डिवेंचर होल्डर्स को पे करता है, और इसके बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो ऐसे पैसे को फिर वो पे कर देता है लिक्विडेटर्स को, जो कंपनी के लिक्विडेटर को मिल जाता है। इसके लिए भी जो रिसीवर होता है वो भी एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको रिसीवर्स का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोला जाता है। तो ये था टॉपिक की समरी एक तरह से। और अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज पूरे इस चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और उसका सही जवाब बताऊंगा, आप उसको एनालाइज करेंगे, सारा कंटेंट इसी में मिल जाएगा, पिछले में जब आप पेज में घूम के देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। आपको ये दो स्टेटमेंट समझने हैं और जो सही कोड है उसका चुनाव करना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। सेकंड है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो समाप्त हो जाता है। तो अब आपको इसमें से सही कोड जो है उसका चुनाव करना है, कौन सा कोड आपके हिसाब से सही है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब सी है, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं सेंटेंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन व्यू ऑफ सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ वाउंड अप ऑफ ए कंपनी बाय ट्रिब्यूनल। एक ट्रिब्यूनल के द्वारा जब कंपनी का समापन होता है तो उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। आपको ये चारों पढ़ लेने, ए बी सी और डी, और इनमें से उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट जो असत्य है उसकी पहचान आपको करनी है। तो गिवन में से आप चारों स्टेटमेंट पढ़ लें कौन सा असत्य है। पहला स्टेटमेंट कहता है इफ द कंपनी हैज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिजोल्व दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, कंपनी मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है कि कंपनी को ट्रिब्यूनल के द्वारा समाप्त किया जाएगा, तो क्या इसके संदर्भ में ये सही केस है। सेकंड है इफ कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी और मॉरलिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या स्पॉइल्ड एनी काइंड ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन और नेबरिंग कंट्रीज, तो क्या ये सही केस है ट्रिब्यूनल के द्वारा समापन का।
नेक्स्ट है इफ द कंपनी हैज नॉट फाइल्ड इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फॉर प्रीसीडिंग 10 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, तो क्या ये सही केस है? पिछले 10 साल तक के उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। नेक्स्ट है इफ द ट्रिब्यूनल बाय एनी मींस फाइंड दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, या जो ट्रिब्यूनल है बाय एनी मींस किसी भी तरीके से उसको पता लगता है कि ये जस्ट या इक्विटेबल नहीं है कि जस्ट या इक्विटेबल है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। तो इन चारों स्टेटमेंट में जो अनट्रू है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पे ये जो बाकी तो स्टेटमेंट तो सही है ये भी, लेकिन जो 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स है उसकी जगह 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की कंडीशन है, तो सी इसलिए यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पिटीशन फॉर कंपल्सरी वाइंड अप कैन बी प्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पर्संस। इनमें से कौन पर्संस हैं जो पिटीशन फाइल कर सकते हैं? फर्स्ट है कंपनी या कंपनी के क्रेडिटर, सेकंड है कंट्रीब्यूटरी या कंट्रीब्यूटरीज और द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस, इस पर्पस के लिए, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रार कंपनी के केस में, या एनी ऑफ द अबव। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट है कंपनी कैन बी वाउंड अप वॉलंटरीली बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को वाउंड अप किया जा सकता है मेंबर्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट के माध्यम से, अगर, अब इनमें से 4 केस हैं, चारों पढ़ने हैं, कौन सा सही है यह बताना है। नेक्स्ट है कंपनी पास करती है जनरल रिजोल्यूशन स्टेटिंग अबाउट द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। कंपनी पास करती है जनरल रिजोल्यूशन कि कंपनी को वाउंड अप किया जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग, कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में, कंपनी अपने जनरल मीटिंग में पास करती है रेजोल्यूशन फॉर वाइंड अप एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, पीरियड की एक्सपायरी होने पे, ऑफ इट्स ड्यूरेशन एज फिक्स्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक, और एट द अकरेंस ऑफ एनी सच इवेंट, या किसी ऐसी इवेंट के आकर होने पे, वेयर द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, जिसके बारे में आर्टिकल कहते हैं कि कंपनी का डिसोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे ये जनरल की जगह ये स्पेशल है, दरअसल टाइपिंग का एरर है, आप इसको स्पेशल पढ़ें, कंपनी पासेज ए स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी पासेज ए स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ऐसे केस में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी या सी, एनी ऑफ द अबव, या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है एनी ऑफ द अबव, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो, ऐसे केस में वॉलेंट्री जो डिसोल्यूशन है कंपनी का, वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो सकता है, वाउंड अप हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज एप्लीकेबल फ्रॉम। सेक्शन 59 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का एप्लीकेबल है कब से? गिवन ऑप्शन में 1 अप्रैल 16 या 1 अप्रैल 17 या 1 जैन 16 या 1 जैन 17। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन, सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 17। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 से रिलेटेड इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सबसे पहला है शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम ऑफिशियल लिक्विडेटर टू गवर्नमेंट लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर से गवर्नमेंट लिक्विडेटर को पावर शिफ्ट हो गई है इसके तहत। jurisdictional authority has been shifted from हाई कोर्ट टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो jurisdictional authority है वो हाई कोर्ट से एनसीएलटी को चली गई है। टाइमलाइन फॉर कैरिंग आउट द वॉलेंट्री वाउंड अप प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज ऑफ 12 मंथ, 12 महीने की अवधि तय है। शिफ्टिंग ऑफ jurisdictional authority from high court to NCLT will result into faster execution as insolvency professionals have been entrusted with powers of completing the wind up process and reporting to NCLT। तो इनमें से जो अनट्रू है, इनकरेक्ट है, उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, ये अनट्रू स्टेटमेंट है। शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम ऑफिशियल लिक्विडेटर टू गवर्नमेंट लिक्विडेटर, ये एक अनट्रू स्टेटमेंट है। वास्तव में जो पावर शिफ्ट हुई है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को शिफ्ट हुई है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं।
नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी ड्यूली वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, द एफिडेविट शुड बी accompanied बाय। ये क्वेश्चन 6 और 7 दोनों ही वहां पे डिस्कशन में शामिल नहीं थे, तो वो यहीं से तैयार हो जाएंगे। अगर डिक्लेरेशन सोल्वेंसी का ये वेरीफाई किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा, वो वेरीफाई करते हैं कि कंपनी सोल्वेंट है, जो लिक्विडेशन के समय पे इनको अपना डिक्लेरेशन देना होता है डायरेक्टर्स को, तो ऐसे केस में एफिडेविट के साथ क्या क्या लगाया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहला है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स या सिंस इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो, या रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ पास्ट 2 ईयर या सिंस इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज लेटर, या रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, और या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये सभी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी, इनमें से कौन सा सही है लिस्ट ए के कॉन्ट्रीब्यूटरी के बारे में, यह पूछा गया है। सबसे पहला है लिस्ट ए कंसिस्ट ऑफ दोज पर्सन्स हु आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। लिस्ट ए में वो शामिल होते हैं कंपनी के मेंबर जो कंपनी के वाइंड अप के समय भी कंपनी के मेंबर रहते हैं। बी है दे आर लायबल टू कंट्रीब्यूट द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, वो लायबल होते हैं उस अमाउंट के लिए जो अनपेड अमाउंट है उनके शेयर्स पे। नेक्स्ट है होल्डर्स ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स आर आल्सो ट्रीटेड एज कंट्रीब्यूटरी, जो फुल्ली पेड अप शेयर्स के होल्डर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूटरी ही माने जाते हैं, इवन दो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द कंपनी, हालांकि उनके द्वारा कोई पैसा कंपनी को पेबल नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन है डी, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, लिस्ट बी के कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं कंपनी के लिक्विडेशन के केस में, इसका जवाब देना है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, नेक्स्ट है दोज पर्सन्स हु वर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंड अप, कंपनी के समापन से ठीक 12 महीने पहले तक की अवधि के बीच में जो भी मेंबर रहे थे कंपनी के। और नेक्स्ट है डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, केवल ये पर्सन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो कुछ मैच के केस दिए हैं। सबसे पहला है लिस्ट ए, लिस्ट ए में लिस्ट ऑफ एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट ए में वो एसेट आती हैं जो स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए, जो करेक्टली मैच नहीं है उसकी पहचान करनी है। नेक्स्ट है लिस्ट बी, लिस्ट बी इसमें वो एसेट आती हैं विच आर स्पेसिफिकली प्लेस्ड इन फेवर ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड एंड पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसमें वो एसेट आती हैं जो प्लेज हैं फुल्ली सिक्योर्ड या पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। नेक्स्ट है लिस्ट सी, लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, एंड नेक्स्ट है लिस्ट डी, लिस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही से मैच नहीं है। लिस्ट सी में आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।